रात के 10 बज चुके हैं। अब देखते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। विकास भदौरिया बताएंगे। वित्त मंत्री ने कहा जर्मनी के साथ कांग्रेस के किए समझौते की वजह से काले धन वालों को नहीं बता सकते उनके नाम। ओम प्रकाश तिवारी बताएंगे कोयला घोटाले में आयकर विभाग का खुलासा। सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह से होती थी हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी की बात। निपुण सहगल बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से जयललिता को मिली जमानत, लेकिन नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। समर्थकों ने बवाल किया तो जमानत रद्द होगी। हम साथ ही आपको ये बता दें कि आप हमारे रिपोर्टर्स से सीधे जुड़ सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल्स के जरिए जो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। और आइए अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। काले धन वालों का नाम बताने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर दोष मढ़ा। कहा नाम बताने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जर्मनी के साथ कांग्रेस के किए गए समझौते की वजह से नाम नहीं बता सकते। These will be made public only in accordance with law once the charges are filed in court. That is because of the restriction imposed by the 19th June 1995 treaty by which we are bound. या तो संधि से ये पीछे हट जाएं और जो इन्होंने वायदा देश से किया था उसको पूरा करें, नहीं तो ये देश के सामने माफी मांगे इस बात की कि इन्होंने कितनी अशब्द भाषा में और कैसे कैसे हम पर आरोप लगाए थे और कैसे कैसे हम पर उंगली उठाई थी, जब हम वही कर रहे थे जो देश के लिए उचित था, जो उस समय उसमें सही था, अनिवार्य था, और जो आज जिसकी आज ये रोक ले रहे हैं। जेटली का ये बयान केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि काला धन जमा करने वालों के नाम नहीं बता सकते। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से ये बात आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत में दाखिल एक एप्लीकेशन में कही है। केंद्र सरकार के एप्लीकेशन में कहा गया है कि विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नामों का खुलासा करना अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री से लेनी है तो ट्रीटी के मुताबिक ही चलना होगा। अगर आप ट्रीटी के मुताबिक नहीं चलेंगे और ट्रीटी को इग्नोर करेंगे तो कौन सी कंट्री आपके साथ ट्रीटी करेगी, और अगर नहीं करेगी तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो सोर्स ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नाम को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उस वक्त यूपीए सरकार ने भी यही बात कही थी जो अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है। मोदी सरकार विदेशों में काला धन जमा करने वालों को बचाने में लगी है। मोदी सरकार पर यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर समर्थक, वरिष्ठ वकील और बीजेपी के पूर्व सांसद राम जेठमलानी ने लगाया है। जेठमलानी ने यह आरोप काले धन पर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक एप्लीकेशन के बाद लगाया। केंद्र सरकार ने इस एप्लीकेशन में कहा है कि वो विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नाम नहीं बता सकती। सर, सरकार ने जो नई एप्लीकेशन फाइल की उस पर आपकी क्या भूमिका है? But I told you, मैंने कहा कि इसमें से नुकसान हमारे देश को होगा, इसको फायदा जो होगा वो उन बेईमानों को होगा जिन्होंने ये लूट किया है सारे देश को। सर, तो क्या आप बात करेंगे मोदी जी से पर्सनली इस मामले पे? क्योंकि मैं मोदी से पर्सनली बात नहीं करना चाहता हूँ, न मैं करता हूँ कभी भी। मुझे कुछ होता है तो मैं लिख के भेजता हूँ। सर, आपने कहा कि आप इस मामले में अपनी तरफ से विरोध दर्ज कराएंगे, एप्लीकेशन आप भी फाइल करेंगे 28 को? जरूर करूंगा, जो जितने हद तक हो सके मैं करूंगा, डरता नहीं हूँ किसी। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सरकार की इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में काले धन मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को की जाएगी। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को दी एक चौंकाने वाली जानकारी। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हवाला व्यवसायी मोइन कुरैशी सीबीआई के एक पूर्व निदेशक से अक्सर बातें किया करता था। सीबीआई के पूर्व निदेशक यूपीएससी के इस समय मेंबर हैं। आयकर विभाग के मुताबिक सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह और हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के बीच अक्सर बातें होने की जानकारी उसे कुरैशी के घर मारे गए छापों के दौरान मिली है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के इस खुलासे के बाद सरकार एपी सिंह को यूपीएससी के सदस्य पद से हटा सकती है। आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि मोइन कुरैशी के घर मारे गए छापों में उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे मोइन और मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के बीच संबंधों का पता चलता हो।
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से पूछा था कि क्या उसे रंजीत सिन्हा और मोइन कुरैशी के बीच संबंधों और कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित किए जाने से जुड़े कोई सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि अब तक अलग अलग मामलों में हुई जांच की सारी रिपोर्ट 4 दिसंबर तक कोर्ट के सामने पेश कर दें। इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। खराब सेहत के आधार पर मिली है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर की जेल में बंद जयललिता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को यह निर्देश दिया है कि वो हाई कोर्ट में अपनी अपील से जुड़े सभी कागजात 18 दिसंबर तक कोर्ट में जमा करा दे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहती हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को जयललिता की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंसा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के साथ उनकी सहयोगी शशिकला, रिश्तेदार एन सुधाकरन और इल्वारसी को भी जमानत दे दी है। जयललिता को आय से ज्यादा संपत्ति के केस में 4 साल की सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। उस वक्त ये देखा जाएगा कि जयललिता ने जमानत की शर्तों का पालन किया है या नहीं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को जमानत मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर। चेन्नई और बेंगलोर में जश्न। जयललिता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाए नारे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते ये हैं जयललिता के वकील और समर्थक। सुप्रीम कोर्ट में जयललिता को जमानत मिलने के साथ ही उनके समर्थक जोश से भर गए हैं। जयललिता की पार्टी AIADMK के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के जश्न का ये नजारा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी देखने को मिला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भी जयललिता समर्थक अपने नेता को जमानत मिलने पर खुशी मनाते नजर आए। जयललिता को 4 साल की सजा मिलने पर बेंगलोर की जेल में ही रखा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के घर लोकायुक्त का छापा, बेहिसाब संपत्ति का पता चला। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकायुक्त की टीम ने एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर नवल सिंह जामोद के घरों पर छापा मारकर बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया है। ये संपत्ति इंदौर और धार में मारे गए छापों के दौरान मिली है। बरामद संपत्ति में 32 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 25 एकड़ जमीन के कागजात शामिल हैं। इस केस में अब तक डिप्टी एक्साइज कमिश्नर जामोद का पक्ष सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई विभाग के एसडीओ के घर एंटी करप्शन ब्रांच का छापा, 8 करोड़ रुपए की संपत्ति का पर्दाफाश। सिंचाई विभाग के एसडीओ राजेश गुप्ता के घरों पर मारे गए छापों में करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। इसमें 31 लाख रुपए नकद, 80 लाख रुपए के दस्तावेज और 18 बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। गुप्ता के सरकारी और निजी मकानों पर छापे की कार्रवाई एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने की। एसडीओ राजेश गुप्ता कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहार में तैनात हैं। इस केस में आरोपी एसडीओ राजेश गुप्ता का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कोयला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग ठुकरा दी है। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिनकी खदानों का आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कोयला कंपनियों की खदानों का आवंटन उसने रद्द किया है, उन्हें भी नए सिरे से होने वाली नीलामी में शामिल होने का अधिकार होगा। ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग वकील ML शर्मा की तरफ से दायर अर्जी में की गई थी। आज ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है और 2G केस का जो रिपोर्ट है, 2G केस में जो एप्लीकेशन लगी हुई है, उसमें देखा जाएगा कि उसमें क्या सत्य तथ्य है, क्या तथ्य होगा। वो आने वाले टाइम में अगली जो डेट है 2G मैटर में, वो मैटर दूसरे बेंच में है, कोल मैटर में नहीं है। और कोल मैटर में कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से, कोई भी डायरेक्शन देने से, कोई भी ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को स्पेस और साइबर वार के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के टॉप अधिकारियों की बैठक में कहा कि भविष्य में परंपरागत युद्ध के बजाय गैर परंपरागत युद्ध जैसे स्पेस वॉर और साइबर वॉर के लिए तैयार रहें, जिसमें दुश्मन तक का पता नहीं चल पाता है। पीएम के मुताबिक इस तरह के युद्ध में तकनीक इतनी तेजी से बदलती रहेगी जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। मोदी ने कहा कि इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारी सेनाएं डिजिटल आर्म्ड फोर्सेस हों।
प्रधानमंत्री आज पहली बार सेनाओं के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला, कहा बड़बोला वायरस से परेशान है देश। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, इबोला वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत सरकार को इससे बचने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए। फिलहाल तो हम बड़बोला वायरस को झेल रहे हैं। दिग्विजय सिंह लंबे अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले तो दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी को फेकू कहा करते थे। वेस्टइंडीज बोर्ड ने अचानक यू टर्न लेते हुए कहा कि वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा रद्द होने की खबर गलत है। रॉयटर्स के हवाले से वेस्टइंडीज बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने दौरा बीच में रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, इसके उलट वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसने भारत का मौजूदा दौरा रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया है। भारत के खिलाफ चौथा वनडे खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज बोर्ड और बयान जारी करेगा। इससे पहले बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा था कि वेस्टइंडीज ने दौरा रद्द कर दिया है और वो चौथे मैच के बाद वापस घर जा रही है। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने क्रिकेटर अतुल शर्मा पर लगाया है जान से मारने की धमकी देने का आरोप। क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज। लिएंडर पेस ने शिकायत की है कि क्रिकेटर अतुल शर्मा उन्हें और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पेस के मुताबिक 4 अक्टूबर को जब वो अपनी पूर्व लिव इन पार्टनर रिया पिल्लई से झगड़े के केस में कोर्ट परिसर में थे, उसी वक्त अतुल शर्मा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लिएंडर पेस ने अतुल शर्मा और रिया पिल्लई के बीच संबंधों के सबूत कोर्ट में दिए हैं। अतुल शर्मा इसी बात से नाराज है। फिलहाल पुलिस ने पेस की शिकायत पर अतुल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जून में पेस की लिव इन पार्टनर रही रिया पिल्लई ने भी पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया था। दोनों का बेटी की कस्टडी को लेकर बांद्रा कोर्ट में केस चल रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बरामद किए गए आईडी के विस्फोटकों को बेअसर कर दिया गया है। एनआईए ने यह काम एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल टीम की मदद से किया है। खतरनाक आईडी विस्फोटकों को बेअसर करने में जुटे ये एनएसजी और एनआईए की टीम के लोग बर्धमान के एक घर में कुल 39 आईडी विस्फोटक बरामद किए गए थे। इनमें से 37 आईडी को आज नष्ट कर दिया गया, जबकि 2 को बेअसर करने के बाद जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ये सभी विस्फोटक 2 अक्टूबर को बर्धमान में हुए धमाके के बाद एनआईए की जांच के दौरान एक घर में मिले थे। एनआईए ने जांच के दौरान बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। शक है कि ये धमाके के एक आरोपी की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक एनआईए और एनएसजी की टीम ने बरामद किए हैं। बर्धमान धमाकों की जांच कर रही एनआईए और एनएसजी की टीम ने केस के मुख्य आरोपी रिजाउल शेख के घर से 39 आईडी बरामद किए हैं। 2 अक्टूबर को बर्धमान के एक घर में धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग जख्मी हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक मारे गए दोनों संदिग्ध आतंकी थे। इस मामले में हफीज मुल्ला नाम के संदिग्ध सहित 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इलाहाबाद में एक युवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बर्थडे पार्टी में शराब पीने के दौरान चली गोली। शरद नाम के इस मोबाइल कारोबारी की गुरुवार देर रात को हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में शरद एक पार्षद समेत 15 और लोगों के साथ एक जन्मदिन पार्टी में थे। पार्टी में शराब के दौर भी चल रहा था और उसी दौरान किसी ने शरद की गोली मारकर हत्या कर दी। जो कारतूस बरामद हुए वो सरकारी असलहे से चले हुए कारतूस थे, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो लाइसेंसी वेपन थे उससे फायरिंग की गई थी। तो बर्थडे की पार्टी में कुछ बियर की बोतलें भी पुलिस को मिली। पुलिस ने इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल कारोबारी के घर वालों की शिकायत पर पार्टी में मौजूद सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर शुरू कर दी फायरिंग। भारतीय सेना के जवानों ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया है युद्ध विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के हमीरपुर सेक्टर में की गई फायरिंग। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारत के आबादी वाले इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी पिछले कुछ दिनों से थमी हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर वही हरकत शुरू कर दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान सर्दियों से पहले भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग का सहारा ले रहा है। दिल्ली में स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह पर हुए हमले में 2 लोग गिरफ्तार, साथ ही एक नाबालिग पुलिस हिरासत में।
दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के पास का ये वही इलाका है जहां कल एसीपी अमित सिंह पर हमला हुआ था। एसीपी पर हुए इस हमले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने योगेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही रजनी नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। निजामुद्दीन इलाके में कल कुछ बाइक सवार युवकों ने रॉड से एसीपी के सिर पर वार किया था। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है जो कल हमले के वक्त गाड़ी चला रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ लड़के तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। सादी वर्दी पहने एसीपी ने जब उन्हें रोका तो लड़कों ने एसीपी और उनके ड्राइवर पर हमला कर दिया। घायल एसीपी अमित सिंह को कल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया था। आमिर खान की फिल्म पीके का चौथा मोशन पोस्टर आज रिलीज हो गया। इस पोस्टर में आमिर खान के साथ फिल्म की हीरोइन अनुष्का शर्मा भी नजर आ रही हैं। कंफ्यूज आ गए? मैं पीके नहीं हूँ, मेरा नाम है जगत जननी। पोस्टर में अनुष्का शर्मा पुलिस वाले की वर्दी में ट्रांजिस्टर लटकाए दिखाई दे रही हैं। मोशन पोस्टर में अनुष्का आमिर के साथ अलग अलग लुक में नजर आ रही हैं। फिल्म पीके में अनुष्का पत्रकार का किरदार निभा रही हैं। उनका लुक रफ एंड टफ पत्रकार का है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड के किरदार में है। निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। हालांकि इस फिल्म का पहला ट्रेलर 22 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है। आज है फिल्मी फ्राइडे और बड़े पर्दे पर रिलीज हुई हैं दो फिल्में, वीना मलिक की मुंबई 125 किलोमीटर और रिया चक्रवर्ती की फिल्म सोनाली केबल। मुंबई 125 किलोमीटर 3D हॉरर फिल्म है। वीना मलिक फिल्म में एक भूत का किरदार निभा रही हैं। मुंबई 125 किलोमीटर 5 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो कार में मुंबई जा रहे हैं। जब मुंबई 125 किलोमीटर दूर रह जाता है तब उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। अपने दम पे मैं और मेरे लड़के लोग ने अपना इंटरनेट। फिल्म सोनाली केबल में रिया चक्रवर्ती ने एक मराठी लड़की का किरदार निभाया है जो कि केबल का बिजनेस चलाती है और फिल्म के हीरो हैं अली फजल। फिल्म में अनुपम खेर नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। और इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर लोगों की आप जो भीड़ देख सकते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इस फोन के लिए बुकिंग कराई थी और फिलहाल अब चूंकि फोन जो है वो भारत में लॉन्च हो चुका है तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई है। दुकान के बाहर और अंदर का नजारा देखिए, लोग जो हैं जिन्होंने बुकिंग कराई थी वो यहाँ पर मौजूद है।